बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। जनाब, सियासत में एक बार फिर से गर्मा गर्मी उरूज पर है और बानी पीटीआई कह चुके हैं कि एहतजाज का प्लान फाइनल है और जल्द ही फैसला कुन मार्के की कॉल दे दी जाएगी। हुकूमत ये तो बता रही है कि वो किसी भी किस्म के एहतजाज से परेशान नहीं है, लेकिन उनके इक़दामात कुछ और मंजर कशी कर रहे हैं। आज बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पहुंचने वाले रहनुमाओं को पुलिस की जानिब से दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया और चंद लम्हों बाद ही रिहा कर दिया गया। गिरफ्तार होने वालों में मुल्क के 3 बड़े ऐवानों के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शामिल थे। शिबली फराज सेनेट में, अहमद बिचर पंजाब में और उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। अब इन तीनों को ही गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त में की गई हैं जब एहतजाज की कॉल के बाद मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि बानी पीटीआई जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं उसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैकडाउन की खुली छूट मिलेगी और फिर इसके बाद ये रोएंगे। आने वाले दिन अहम है। देखना यह है कि पीटीआई इस बार कोई फैसला कुन एहतजाज कर पाएगी या फिर दोबारा से मुक़तदरा या फिर ताकतवर हलकों के हाथों में इंगेज हो जाएगी। दूसरी जानिब मुआशी लिहाज से भी मुल्क को करो या मरो वाली सूरत हाल का सामना है। IMF का वफ्द जिसको अगले साल मार्च में पाकिस्तान आना था वो वक्त से बहुत पहले पाकिस्तान पहुंच चुका है। मेल मुलाकातें जारी हैं जिनमें पाकिस्तान की जानिब से उन्हें राम करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक IMF को राजी करने की तमाम तर कोशिशें बेकार जा चुकी हैं और आलमी मालियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तान को 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले ऑप्शन के तौर पर हुकूमत को अपने अखराजात हर सूरत कम करने का कहा गया है, जबकि दूसरे ऑप्शन के तौर पर मिनी बजट लाने और 189 अरब के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए जोर डाला जा रहा है। IMF सोलराइजेशन से बिजली खपत में कमी पर भी परेशान है और हुकूमत से तवानाई के अखराजात कंट्रोल करने के हवाले से प्लान भी मांग चुका है। ताहम मौसी और सियासी दगरगों की सूरत हाल के बीच मुल्क में बढ़ती स्मोक भी दर्दे सर बन चुकी है और आज अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने खिताब किया और दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए मौसमियाती तब्दीलियां एक चैलेंज बन चुके हैं, जिससे निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6.8 हज़ार अरब डॉलर की ज़रूरत है। आज की पब्लिक ओपिनियन में इन्हीं तमाम सब्जेक्ट्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, इमरान याकूब साहब और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। और अब से कुछ ही देर में रहनुमा पीटीआई शुएब शाहीन साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अच्छा, शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले ज़रा उनकी तरफ बढ़ते हैं। शुएब साहब, ये आज हुआ क्या? आपके रहनुमाओं के साथ बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन फिर गिरफ्तारी हो गई। उधर ये पेश किया गया कि दफा 144 का नफाज है। आपकी ज़बान नहीं जानना चाहेंगे आखिर हुआ क्या था? देखें, बेईमानी का क्या इलाज करेंगे, बदमाशी का क्या इलाज करेंगे? 3 महीने से पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने की इजाजत नहीं है, जबकि कोर्ट के आर्डर्स हैं, SOP है कि हफ्ते में 1 दफा मुलाकात होगी फैमिली और लॉयर से, 1 दिन मुलाकात होगी पॉलिटिकल लीडरशिप से। सही। और अब पिछले हफ्ते जेल सुपरिटेंडेंट और सारे रेस्पोंडेंट्स आकर अंडरटेकिंग देकर गए कि जी इस ट्यूसडे को आ करके पॉलिटिकल लीडरशिप मुलाकात कर ले, जो कि म्यूचुअल कंसेंट से ये होगी। ये म्यूचुअल कंसेंट से तय हो गया, नाम लिखे गए, सारा कुछ हो गया। और हमारी लीडरशिप जिसमें अपोजिशन लीडर सेनेट के उमर अयूब, शिबली फराज साहब, नेशनल असेंबली के उमर अयूब साहब, मलिक अहमद बिचर साहब, पंजाब के अपोजिशन लीडर, जो ईवानों के एक लिहाज से आप सेकेंड इन प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर चेयरमैन सेनेट हैं, और उसके साथ साथ असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर हैं, आलिया हमजा साहिबा जो साबिक MNA हैं और मौजूदा भी MNA जो है असद कैसर साहब हैं। तो ये मिलने जाते, साहिबजादा हामिद रजा हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, ये मिलने जाते हैं। उनको 1.5 घंटा 2 घंटे इंतजार कराया जाता है और उसके अलावा उसके बाद उनको घसीट के जबरदस्ती ले जाया जाता है। आपने जैसे हुकूमत की बेमानियों का जिक्र अपने गुफ्तगू के आगाज में किया था ना, हुकूमती हथकंडों से आपकी जमात तो बखूबी वाकिफ है। जिस वक्त आप लोग जा रहे थे उस वक्त जरा सा भी किसी को कोई अंदेशा था कि हमें गिरफ्तार भी किया जा सकता है? दूसरा ये भी, ये कार्रवाई जिस तरीके से अमल में लाई गई, बाद में छोड़ा गया, पसे पर्दा आपको मकासद क्या नजर आए हुकूमत के इस तमाम तर एक्टिविटी के बाद? देखिए, पहली बात तो यह है कि ज़ाहिर है हम तो एक कोर्ट आर्डर से जा रहे थे, तो हम क्यों ना हम ये तस्वर करते हैं कि ये इस तरह की फसाइयत और यजीदियत पैदा करेंगे। इनको ना अदलिया का एहसास है, ना अपने क्या कहते हैं कि कोई प्रोसिक्यूशन का या रियासत का या रियासी इदारों के रिस्पेक्ट और तकद्दुस का ख्याल है, ना कानून और आइन
की बालादस्ती का ख्याल है, ना ही अदलिया की रिस्पेक्ट है। इन लोगों के लिए तो हर चीज एक जूते की नोक पे इन्होंने रखा हुआ है, अदलिया को जूते की नोक पे रखा हुआ है, आइन और कानून को। अब इससे मकसद इनका ये था कि किसी तरीके से एक तो डर खौफ पैदा करें और दूसरा इमरान खान से मिलने ना दिया जाए ताकि आइंदा का कुल लाहमल डिस्कस ना कर सके लीडरशिप। दैट वाज द रीजन। और इनके लिए अदलिया का भी तौखीरी उनके ऑर्डर्स को हवा में फेंक देना कि कोई पहली दफा तो नहीं कर रहे, कोई 10वीं मर्तबा कर रहे हैं। जब तक अदालतें इनको सजा नहीं देंगी, जब तक सजा जजा का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और यही वजह है कि आप अदलिया के ऊपर हमलावर है और जिस तरह अदलिया पे अटैक कर रहे हैं और अदलिया को तकसीम कर रहे हैं और जिस तरह की आईनी गैर आईनी बेंचेस बना रहे हैं। अच्छा शाहीन साहब, मेरा एक सवाल और ले लीजिए। आज जब आप लोगों की बानी पीटीआई से मुलाकात होना थी तो उसमें जाहिर सी बात है आइंदा के लाहे अमल का आप लोगों ने देखना था कि आइंदा करना क्या है। वो जो आप लोगों की फैसला कुन तहरीक नवंबर में शुरू होने जा रही है, कुछ बता सकते हैं कि किन तारीख का जिक्र किया गया है या कब जाकर ये प्लान जो है हम इसको हतमी शक्ल में देखेंगे? देखिए, वो तो तारीख इमरान खान साहब ने देनी है। वो ज़ाहिर इसी हवाले से आज डिस्कशन होनी थी, प्रोबेबली हो सकती थी इस हवाले से। तो इस वजह से उन्होंने मिलने नहीं दिया और उस वजह से उन्होंने ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी कि सारी कौम देख रही है कि इनके जो करतूत हैं और जिनके काले करतूत हैं और स्याह बदनुमा दाग इन्होंने अपने चेहरे पे मला है और ईमानों का तकद्दुस तो इनकी नज़र में कोई अहमियत ही नहीं रखता। एक कांस्टेबल या एक एसएचओ जो है वो पूरी पार्लियामान के ऊपर भारी है और जब चाहे जिसको चाहे उठा कर अच्छा, तो शुएब साहब, लास्टली बस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज सिर्फ एक नॉर्मल सी मुलाकात के कॉन्सिक्वेंसेस आपने और आपकी पार्टी ने देख लिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी गुज़िश्ता रोज एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर खान साहब गैर मामूली तहरीकी कॉल दे रहे हैं तो फिर इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनका रद्द-ए-अमल भी गैर मामूली होगा। ये बयान पर मैं आपका भी रिएक्शन जानना चाहूँगी और जाहिर सी बात है खान साहब से जब आप लोगों की अगली मुलाकात होगी तब आप उनको भी आगाह करेंगे। देखें, कोई भी गैर मामूली मुझे बता दें, जब राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे या आज तक ये मौजूदा कठपुतली हुकूमत है, कौन सा काम है जो इन्होंने गैर मामूली नहीं किया? मुझे बताएं। डी चौक में हमने पुरअमन कॉल दी थी, उज़मा और अलीमा खान गई वहां से पुरअमन एहतजाज करने के लिए। उनके ऊपर डाला क्या कि ये बम लेकर के पार्लियामेंट को और सुप्रीम कोर्ट को उड़ाने के लिए आई थी। सारी दुनिया की आंखों के सामने नहीं आती, वो खवातीन गिरफ्तार होती है। ये है उनका सिचुएशन। अच्छा, उसके अलावा वहाँ फौज, यूनिफॉर्म पर्सन, एफसी, पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस। मुझे बताएं कौन सा ऐसा था कि जो आप कह सकते हो कि नहीं जी ये गैर मामूली मामलात नहीं थे? तो मतलब ये कि अब आप लोग आइंदा हर किस्म के गैर मामूली कार्रवाई को निमटने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान याकूब साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की बेमानियाँ हैं और वो ऐसा करते रहते हैं और जाहिर सी बात है पीटीआई को भी मालूम था कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी चलता रहता है। लेकिन आपको खुद फ्रैंकली मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ सर, ये जो आज की एक्टिविटी रही गवर्नमेंट की तरफ से, आपका अपना पर्सनल रिएक्शन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि हुकूमत का रिएक्शन क्या होना चाहिए था या क्या होता। यहाँ तो अब जो अगर मुल्की सियासत की बात करें तो एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये कुछ सियासी पार्टियाँ आपस में इख्तलाफी पार्टियाँ नहीं हैं बल्कि एक दूसरे की दुश्मन है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली सूरत हाल है। अब अगर इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान इस वक्त अवाम में मकबूल तरीन सियासतदान हैं, लेकिन क्या हुकूमत जो है और ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद ये अफोर्ड कर सकती है? क्या इस्टेब्लिशमेंट ये अफोर्ड करती है? क्या रियासत ये अफोर्ड करती है कि वो बाहर आ जाएं या उनके लोगों को फिर से एक दफ़ा दोबारा इस बात का मौका दे दिया जाए कि वो एहतजाज करें? तो इसका जवाब सरासर नफ़ी में है। हुकूमत या रियासत इस वक्त इस मोड में बिल्कुल भी नहीं है। जो राना सनाउल्लाह के जिस बयान की आप बार बार बात कर रही थी कि उन्होंने कहा गैर मामूली, तो पहली बात तो ये है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इमरान खान की तमाम तर मकबूलियत के बावजूद उनकी रहाई के लिए कोई गैर मामूली एहतजाज करने में बुरी तरह से नाकाम रही है। अभी तक कोई गैर मामूली एहतजाज उस तरह से हमें तो कम से कम, और वो एहतजाज जो कि पीक पर पहुंच भी चुके थे, वो भी अपनी मतलब इनके अलग हिकमत अमली की वजह से उनको वहां पर भी सुप्री का सामना हुआ। बस आखिरी बात मैं आपसे ये अर्ज कर दूं, फिर रिजवान साहब की भी बात मैं जरूर सुनना चाहूंगा। पंजाबी में कहते हैं खज्जल करना।
ਤੋਨਾ ਲਗਾਣਾ आज की ये सारी कार्रवाई सिर्फ उन लोगों को खज्जर करने और तोना लगाने के लिए थी और इसका ना कोई मकसद था ना कोई वजह थी। सही। अच्छा, अब रिजवान रज़ी साहब, जाहिर सी बात है, एक हमने देखा है कि अवाम का गम गुस्सा हुकूमत की तरफ पाया जा रहा है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि पीटीआई के लोग, मतलब वो हर कोई दानिशमंद सोच रखने वाला शख्स, कोई भी जी शऊर शख्स, वो कहेगा कि इस किस्म की एक्टिविटी से हुकूमत को गुरेज करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो आज एक हमने देखा वो मतलब मुनासिब था, जो भी एक्टिविटी की हुकूमत ने? देखिए, बात ये है कि ये कोर्ट का ऑर्डर था जी, और कोर्ट ने के ऑर्डर की अगर वायलेशन हुई है तो जाहिर है कि कोर्ट को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और जो ये ऑर्डर लेके गए थे उनको जाके अदालत को आगाह करना चाहिए कि आपके इस ऑर्डर को फलां फलां अफसर ने एहतराम नहीं किया, ठीक है। और कोर्ट एक से ज्यादा मरतबा कह चुकी है कि हमारे ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज होंगे, तो वो जाके वहां पे बताना चाहिए, जहां से उन्होंने ऑर्डर लिए थे इस मुलाकात के, उसी कोर्ट को जाके बताना चाहिए। जो अब तक स्टोरी आई है कि वो मिलने के लिए गए हैं जी, और आपके 4 सवाल जो आपने किए हैं शोएब शाहीन साहब को, तब जाके मुझे पता चला कि उनकी मुलाकात नहीं होने हुई, दी, बिल्कुल ठीक है, नहीं होने दी गई और उनको बाहर से लौटा दिया गया है। अगर उनको बाहर से लौटा दिया गया है तो इसमें जो कैदी होता है उसका भी जिसे कहना चाहिए प्रीरोगेटिव होता है कि वो किससे मिलना चाहता है, किससे नहीं मिलना चाहता। अगर कैदी कह दे कि मैं फलां बंदे से नहीं मिलना चाहता तो इंतजामिया उसको मजबूर नहीं कर सकती। अब इसमें यह भी आ सकता है कि हो सकता है, मैं हो सकता की बात कर रहा हूँ कि बानी पीटीआई ने मना कर दिया हो। अच्छा, इस हवाले से हमारे पास दूसरी साइड का वर्जन प्रोग्राम में बैठने तक नहीं आया। से इनकार करते हैं ना, सब चारों से मिलने से इनकार कर दिया। चारों के चारों से मिलने से इनकार कर दिया हो। इसमें बेहतरीन फोरम जो कि इन तमाम हकायक को असरटेन करेगा और वो अदालती फोरम होगा जिसने ये अहकामात जारी किए थे। ठीक, अनवर रज़ा साहब, मुझे ये बताएगा, रिजवान साहब जो फरमा रहे हैं कि मुमकिन तौर पर खान साहब की खुद की ही ना मर्जी हो किसी एक से भी मिलने की, तो इस पर मैं आपका तज्जिया भी लेना चाहूंगी। दूसरा ये भी कि दफा 144 का नफाज इस्लामाबाद की किन किन एरियाज में है, किन किन कोनों में है, किन किन गली कूचों में है, या फिर ये दफा 144 जो है वो सिर्फ पीटीआई के लीडरान या पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स के लिए हरकत में आती है? देखिए जरा, दफ़ा 144 जो है वो इस्लामाबाद में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान जमा होंगे वहां पर नाफिज कर दी जाएगी, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। ये हमारी इमीडिएट गवर्नमेंट का ये डिसीजन है और इस पर आपको भी अमल करना पड़ेगा और मुझे भी, इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करते। हो सकता है कि वो भी अडियाला जेल के बाहर वो असले से लैस हो, और असला कौन सा था कि वो आपने प्ले कार्ड उठाए हुए थे इसलिए कि आपने बानी पीटीआई से मिलना था। और दूसरी बात ये देखिए, कैसे मुमकिन है कि अदालती अहकामात के बाद इमरान खान जिनसे मिलना चाहते हैं वो उनसे इनकार करें, और इस वक्त इनकार करें कि जब उन्होंने इस तहरीक को आखिरी मराहिल में लेकर जाना है। लिहाजा मैं समझता हूं कि हुकूमत को या तो फिर कोई सॉलिड केस बनाकर इनको अरेस्ट करना चाहिए था। ये मैं समझता हूं कि शर्मनाक बात है जमहूरियत के लिए, जमहूरी इदारों के लिए कि देखिए, सेनेट में अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, पंजाब में अपोजिशन लीडर और साबिक स्पीकर और साबिक एमएनएस, आप उनको जो अरेस्ट कर रहे हैं किस बुनियाद पर कि दफा 144 नाफिज की है। खुदारा आप इससे अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, जग हसाई कर रहे हैं, और इससे आप कर कह रहे हैं, अवाम में अपनी नफरत को मजीद बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि अगर आपने इनको अरेस्ट करना था तो आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए था ताकि आप इन्हें अरेस्ट करते। अगर फिर पकड़ ही लिया तो फिर छोड़ा क्यों है? अगर उन्होंने दफा 144 की खिलाफ जी दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है तो फिर आप उनको कानून के मुताबिक उनको प्रोसीड कीजिए। फिर आपने 2 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। और मुझे बैठे बैठे एक और बात याद आ रही थी, किस खूबसूरत तरीके से जो फैसला साज है वो एक्सपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को भी। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोग हैं जरा आप कि जो चाहते हैं कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। अच्छा, वो भी वक्त के साथ साथ एक्सपोज हो रहे हैं। और हुकूमत देखे, तमाम तर रियासती मशीनरी, हुकूमती वसाइल होने के बावजूद इतनी बेबस है कि इन लीडरान को पकड़ती है और उनको रिहा कर देती है। देखिए, मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मुस्लिम लीग नून का दौर हुआ करता था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह किया करती थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह हो रहा है। और हो क्या रहा है, हम जब से देख रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह बुरी तरह एक्सपोज होती हैं जब वो अपोजिशन में होती हैं, बुरी तरह एक्सपोज होती है जब उनके पास हुकूमत होती है। देखिए,
अवाम देखते हैं, समझते हैं, अवाम में बड़ा शऊर है। आपने बात की थी गमो गुस्से की, गमो गुस्सा अपनी तरफ ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये गमो गुस्सा है कि बानी पीटीआई को क्यों अरेस्ट किया हो, लेकिन देखिए महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत ये बढ़ती चली जा रही है, इससे आम आदमी को भी फर्क पड़ रहा है। आप इस्लामाबाद में इमेजिन नहीं कर सकते कि जितने इसी हवाले से आप डिटेल में आगे चलकर जरा बात करेंगे, लेकिन जो आज की एक रही है ना एपिसोड, उसके बाद तो मैं ये कहूंगी हुकूमत के लिए कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, खबर ये भी है कि मिनी बजट आएगा या फिर हुकूमत अपने अखराजात कम करेगी। तो मैं अपने सवाल का पहला फिक्रा दोहरा देती हूँ कि मिनी बजट आएगा, क्योंकि ये हुकूमत अपनी शय खर्चों को कम किसी भी सूरत नहीं करेगी। दूसरा ये कि IMF का जो वफ्द है वो पाकिस्तान में मौजूद है और हुकाम आलमी मालियाती इदारे को मुतमईन करने में हमें इस वक्त खासे मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि IMF ने अखराजात कम करने या 189 अरब के मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। तो फिर मैं यही से अपना फिक्रा दोबारा दोहराऊंगी, लेकिन इस पर अपने एक्सपर्ट ओपिनियन जान लेते हैं। रिजवान रजीक साहब, अगर हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी करनी होती तो शायद हमें बहुत सारी मिसालें मिल जाती। मैं गलत हो सकती हूँ, आपका तज्जिया दुरुस्त आप बता सकते हैं कि नहीं ज़रा हम शायद इन चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन सर आपको लगता है कि मिनी बजट ही आएगा, क्योंकि अखराजात में कमी हमें फिलहाल कहीं पर होती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए 12,000 अरब रुपए की कलेक्शन करनी है और स्लिपेज जो है 4 महीनों के अंदर वो तकरीबन 189 अरब रुपए की। अगर हम इसको राउंड फिगर करके 200 अरब भी कर लें तो इसका मतलब है कि ये पूरे साल की प्रोजेक्शन जो है ये तकरीबन 800 अरब रुपए पे फॉल कर रही है। 800 अरब रुपया जो है वो कोई छोटी रकम नहीं है, ठीक है। और 800 अरब तो हमारा सूबे पंजाब का डेवलपमेंट का बजट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक ये है। दूसरा, जब IMF का पैकेज अप्रूव हो रहा था जो है वो उस वक्त तकरीबन 2-2.25 अरब डॉलर का हमारा ज़र मुबादला का या हमारे पास जो ज़र मुबादला दस्तयाब था, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज दस्तयाब था, उसकी शॉर्टफॉल थी। तो हमने कहा था कि हम बैंकों से इसका कर्ज ले लेंगे, और बैंकों से जो हमने कमिटमेंट ली थी उस वक्त वो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे थी। ये 2 पॉइंट हैं जिनके ऊपर ये डिस्कस करने आया है, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजिट नहीं है। उस दिन आबद सुलैरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ही बताया था कि हर 3 माह के बाद रिव्यू होना होता है, और ये 3 माह का रिव्यू है। जो 3 माह का रिव्यू है, इसका मतलब ये कि जो 3 माह में हमने कहा था वो हम कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर रहे हैं ना, जिसके बाद हमें मिनी बजट के हवाले से भी बातचीत की जा रही है। 3 माह का रिव्यू है, और उस रिव्यू के नतीजे के अंदर अब मुझे वो प्रोसीजर जो है वो IMF सजेस्ट करता है। अच्छा, कि भाई आप ये टैक्स बढ़ा लें, ठीक, नंबर 1, आप जो है यहाँ से कट कर लें, ठीक है। और ये हम जब अगले 3 माह के बाद आएंगे ना तो ये आपने करके रखना है। अच्छा, और अगले 3 माह के बाद आपने नहीं किया ना तो फिर हम आपके साथ ना बुरी करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये वाला जो 3 माह का रिव्यू है इसमें तो वार्निंग मिलेगी, क्योंकि आपने कह दिया और मैं आपसे एग्री हो गया कि हुकूमत तो अपने अखराजात कम करने का कोई इरादा नहीं रखती, या जितने वो कर सकती थी वो करके उसने देख लिए। वो एक प्लानिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट था, उसको खत्म करके देख लिया कितनी बचत हो गई। लेकिन जो है असल में जो हुकूमत के लिए डिसएडवांटेज हुआ है वो ताजर दोस्त स्कीम के तहत जो ताजरों को टैक्स नेट में लाना था, जी जी, और उन्होंने तकरीबन 2,000 अरब रुपए के करीब जो है वो वादा किया था कि जी हम टैक्स देंगे, और इकट्ठा जो है वो तकरीबन 11 अरब रुपया हुआ है अब तक के, ठीक है। 2,000 और 11 का बड़ा फर्क है। तो इस स्लिपरेज की वजह से हुकूमत ज्यादा प्रेशर में है, और मेरा ख्याल ये है कि इस दफा हमें वार्निंग पे शायद जान छूट जाए। इस दफा मिनी बजट नहीं आएगा, अगले 3 माह के बाद आप तैयारी करें। अच्छा, फिर ये जो ताजर दोस्त स्कीम थी इमरान याकूब साहब, हुकूमत की दोस्ती भी इन ताजर बरादरी हजरात से ही है। अगर हमने अब ना पूरा किया तो जैसे रिजवान रज़ीक साहब अर्ज कर रहे हैं कि अब नहीं तो फिर जब सही, तो सर उस प्लानिंग को, इस शॉर्टफॉल को कंप्लीट करने के लिए हुकूमत की स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, आपकी तजवीज़ क्या होंगी? क्योंकि एक तरफ ताजर दोस्त माहौल तो उन्होंने पैदा कर लिया, लेकिन जो किसान दोस्त पॉलिसी थी उसका क्या होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ज़रूरी सुपर टैक्स का नफाज जो है वो अमल में लाया जा सकता है। देखें जरा आप बात सीधी सी है, जब आपकी आमदनी 58 बल्कि 54 हो और खर्चा रुपया हो तो फिर उसमें आप जो मर्जी स्ट्रेटजी बना लें, रस्तों को भी बिठा देना यहाँ हुकूमत के में वज़ीर ख़जाना के तौर पे, तो वो भी अपने मामला
इसी तरह चलाएगा, हल नहीं कर सकता। सर एक रसूल तो साग डार साहब भी आए थे ना। देखें बात इसहाक डार साहब की नहीं है। चलिए इसहाक डार साहब तो पूरी तरह नाकाम है। मुझे ये बता दें शौकत तरीन साहब कितने कामयाब हो गए थे पिछली हुकूमत में? उन्होंने 5 जो दूसरा बदले खजाना उनमें से कौन सा जो था कामयाब हुआ, या उससे पहले हुकूमत में कौन सा कामयाब हुआ? इशू ये है कि आपके यहाँ टैक्स देने को कोई तैयार नहीं है। आप ताजर की बात करें, आपने खुद अभी जिक्र किया ज़राई सुपर टैक्स का। अब IMF का तो मुतालबा है, जैसे रिजवान रज़ी साहब फरमा रहे थे, देखें IMF ये नहीं कहता कि आप इतना टैक्स लगा दें, ना उनकी कोई ये शर्त होती है। IMF आपको सजेस्ट करता है कि आप इस मद में अगर ये काम करें तो आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है। उनका मुतालबा सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना होता है। उनका ये है कि जी आपने, क्योंकि वो, और यहाँ भी आप अगर किसी से कर्ज लें, अगर रिजवान रज़ी साहब से आप कर्ज लें तो वो तो ये कहेंगे ना कि भाई जैसे मर्जी है मेरा कर्ज वापस करो। तो मामला ये, जब आप IMF से कर्ज लेते हैं तो आप उनको यकीन दानियाँ कराती हैं, इवन के दोस्त ममालिक को आप दरमियान में डालते हैं, और इस दफा डालना पड़ा आपको, जिन्होंने जाके उन्हें गारंटियां दी कि पाकिस्तान आप दे दें, आप ये पैकेज दे दें, देने को तैयार नहीं था। अब कैसे दे भाई? बात ये, आपने अपनी हिस्ट्री तो देखें ना, आप अपना किरदार तो देखें, आप इस काबिल हैं। अगर हमें यहाँ बैठे नजर आ रहा है कि हम कहते हैं खर्चा बहुत ज्यादा और आमदनी बिल्कुल कम है, तो जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको नहीं पता। लिहाजा ये सोचना कि IMF की ज़बरदस्ती है, दोष है, नहीं, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। हमें खुद ये सोचना पड़ेगा कि हमने अपने वसाइल किस तरह से बढ़ाने हैं, हमने रेवेन्यू कलेक्शन किस तरह से बेहतर सर ये करनी हमसे है। मुराद मुझे जरा थोड़ी समझाइएगा, आप आम आवाम की बात कर रहे हैं क्योंकि वो तो दे रही है, या फिर आप अशराफी के हवाले से बात कर रहे मैं हैं? माफ़ी चाहता हूँ, आम आवाम नहीं दे रही, सिर्फ हम टैक्स, वो जो सैलरी पर्सन है वो पूरा टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि हमारी गर्दन पे अंगूठा रख के। अब सुन लें, जब हमारे यूनिट्स आते हैं, अब सुन लें, गुजारिश सुन लें। बिजली के बिल पे 14 तरह के टैक्स हैं। बिल्कुल है। वो आपकी बात को सेकंड कर देता हूँ, वो बिल वास्ता टैक्स है। मामला ये है कि जो डायरेक्ट आपको टैक्स मिलता है वो स्वाय तनख्वाहदार तबके के, आपको कोई टैक्स देने का नहीं। ये गवर्नमेंट ने करना है ना, उसने पॉलिसीज लेकर आनी है। गवर्नमेंट ने करना है, इसीलिए आप ये देखें कि वो जो पिछले भी इमरान खान के दौर में भी जो साहब थे, जिनको फर्गोसन से ला के तो चेयरमैन FBI लगाया गया था, उन्होंने तो खुद फरमाया था जैदी साहब ने कि आप, शब्बर जैदी साहब ने, कि आप इसको बंद कर दें, इनको छुट्टी पे भिजवा दें FBR को, अगर आप इनको भेज देंगे तो ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगी। यानी आपकी करप्शन का बसीयत कौम ये हाल हो चुका है कि आपका FBR का महकमा जो है वो कहता है भी अगर टैक्स देना है तो 2 लाख दो, अगर कैश देना है तो 50,000 मुझे दो, 10,000 जमा कराओ, तुम्हारा 60,000 में काम हो जाएगा। तो फिर वो जो ताजर तबका या फैक्ट्री वाले लोग हैं वो तो कहते हैं ये रास्ता ज्यादा आसान है। लिहाजा हमें ये सिर्फ इस्लाहात का शोर नहीं मचाना, हुकूमत को अपनी जगह पे ये जो इस पे सख्ती करना होगी। हुकूमत को इसको निपटने के लिए डंडा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कहते हैं कि डंडा पीरे तिगरियां विगरियां दा, तो यहाँ पे डंडे के अलावा कोई हल है नहीं। अनवर रज़ा साहब, यहाँ पे किसका डंडा फिर चलना चाहिए? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो है वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से कोई 20 गुना ज्यादा टैक्स इकट्ठा होता है, और टोटल 4 लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले। हमारे FBR को देख लीजिए, वहाँ पे कितनी बरातें उतरी हुई हैं। अच्छा अनवर रज़ा साहब, आपने दोनों हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, मुझे ये बताइएगा कि फिर यहाँ पे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि किसका गिरबान जाकर पकड़ा जाए, क्योंकि रज़ी साहब ने भी अग्री किया मेरे बात से, कहें कि हुकूमत तुम्हारी शय खर्चियाँ कम नहीं करेगी। इमरान याकूब साहब ये अर्ज कर रहे थे कि शौकत तरीन साहब भी तो थे, शब्बर जैदी साहब भी तो थे, XYZ उन्होंने वो भी गिनवाए, तो फिर क्या फिर हम बंदे सही नहीं लगा रहे? देखिए ज़रा, जो सियासतदान हैं वो हुकूमत में किस लिए आते हैं? एक तो वो अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको मजबूत करने के लिए हल्के में, और दूसरा फाइनेंशियल अपने जो पावर है उसको बेहतर करने के लिए, और वो हुकूमत में आकर इस पर बखूबी काम करते हैं। अब आपने जो शॉर्टफॉल की बात भी की, देखिए टैक्स रेवेन्यू में जो शॉर्टफॉल है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके 2 तरीके हैं कि एक तो हुकूमत अपने अखराजात को कम करे। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हुकूमत में इसलिए नहीं आते ये लोग कि वो अपने अखराजात को कम करे, बल्कि वो अपने अखराजात बढ़ा लेते हैं। इस पहलू को, इस ऑप्शन को तो आप एक साइड पर रखिए। अब दूसरा ऑप्शन है कि टैक्स जो शॉर्टफॉल है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। उसको या तो आप इजाफी टैक्स लगाएंगे, GST बढ़ाएंगे, वेल्थ टैक्स बढ़ाएंगे। ऑलरेडी आपने प्रॉपर्टी पर इतना टैक्स लगाया हुआ है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस तबाह होकर रह गया, उससे 40 इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी तबाह होकर रह गया। फिर आप क्या करेंगे? टैक्स नेट को बढ़ाना है, उसके लिए आप कोई
FBR हुकूमत कोई अच्छी स्कीम देगी तो टैक्स नेट में इजाफा होगा। ताजरों के लिए आपने कोई पुरकशिश स्कीम नहीं दी। पहले जो आपने ताजरों के लिए एक मराद का ऐलान किया था उसको ताजरों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब रह कौन गया है? टैक्स हम लोग रह गए जो तनख्वाह से पहले डिडक्ट होता है हमारा टैक्स, फिर हमें तनख्वाह मिलती है। इस तरह आप उन लोगों पर टैक्स मजीद लगाएंगे। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत को टैक्स लगाना पड़ेगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, हमारे पास बहुत ज्यादा वसाइल हैं बलूचिस्तान में, KPK में। उन वसाइल को आपने यूटिलाइज करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान में लेके आना है, लेकिन वो तब मुमकिन होगा जब उन दोनों सूबों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर होगी। वहां पर तो आप दहशतगर्दी से निपटने में लगे हुए हैं। अच्छा, अब बाकी आप पंजाब की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ज़राअत पर सुपर टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे तो असेंबलीज के अंदर वही लोग मौजूद हैं जो इस पर टैक्स की मुखालफत करेंगे। मालिकान वहीं पर है, शुगर माफिया वहीं पर बैठा हुआ है, वहीं पर है। आप क्या करेंगे मुझे बताएं? फिर रह जाएंगे गरीब आवाम। आप उन पर इनडायरेक्टली टैक्सेस में इजाफा करेंगे, जिस तरह इमरान भाई ने कहा कि 14 मुख्तलिफ, इससे भी ज्यादा शायद टैक्सेस होंगे बिजली के बिल्स पर जो लगाए गए हैं। अच्छा, अब फिर लोग सोलर्स की तरफ चले गए हैं। जब उधर गए हैं तो आपको पता है कि आपकी बिजली यूटिलाइज नहीं हो रही। IMF आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी आमदन को वो कहते हैं बढ़ाए, अपने अखराजात को कम करें। आपने उनसे जो पैसा लिया आपने उनको वापस करना है, वो किसी तरीके से भी करें। लेकिन हुकूमत IMF को सामने रखकर अपने जो उनके अखराजात उनको कम नहीं करना चाहती और आवाम पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगा देते हैं। ये एक बड़ी वजह है। दूसरी बात, FBR की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत ज्यादा ऐसे केसेस मेरे सामने भी हैं कि अगर आपने टैक्स में राहत हासिल करनी है तो फिर आपको चोर दरवाजे से जाना पड़ेगा। और जितनी करप्शन FBR में, हुकूमत को मैं ये चैलेंज करता हूं कि वहां पर FBR में है, वो शायद किसी और महकमे में भी। और मैं जरा जान के अमान तो पाऊं मुझे तो बहुत अरसा मैंने भी आप? इस्लामाबाद में गुजारा और मैं सिर्फ यही कहूंगी कि सिर्फ जहां ब्यूरोक्रेट बैठा है करप्शन वहां हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम का हमारा तीसरा सेगमेंट आप और मेरे, हम सभी के हवाले से इंतहाई अहम है, क्योंकि स्मोक ने हम सभी को बहुत परेशान कर रखा है। क्योंकि मैं अगर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करूं, लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बात करूं, तो यहाँ पर तो इस वक्त जहर आलूदा हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं। और अगर हम लोगों ने एहतियात ना की तो सिर्फ पंजाब ही नहीं, इस मुल्क के दीगर सूबे भी इसकी लपेट में होंगे। लेकिन आज चूंकि COP29 का इजलास जारी था और वहाँ पे 197 ममालिक की शिरकत भी थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी उससे खिताब किया और उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6.8 हज़ार अरब डॉलर की ज़रूरत है और हमें माहौलियाती तब्दीली, माज़ी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना भी करना पड़ा। अनवर रज़ा साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि एक आप इस्लामाबाद के डेकोरम को भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं हमें, ये तकिया किसी और पर करना कि आप हमें इतना देंगे या हम समेत तरक्की पजीर ममालिक को इतना इन्वेस्ट करेंगे तब जाके ये मामलात हल होंगे। एक वज़ीर आज़म को इस किस्म का बयान आपको लगता है कि देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो कुछ ठोस तजावीज़ देते, क्योंकि एक बहुत बड़े इजलास में वो शिरकत कर रहे थे? देखिए जनाब, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हैं ये कोई पहली मरतबा नहीं है और पाकिस्तान में सैलाब कोई पहली मरतबा नहीं आए और स्मोक का मामला भी कोई आपको फर्स्ट टाइम आप इससे निमट नहीं रहे हैं। आपको इन तमाम चीज़ों का इदराक है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर नहीं जाते। आपको ये होता है कि खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत आए, कोई इस तरह का कोई माहौल बने तो आपको दूसरों से पैसे लेकर उस बीमारी से, उस कुदरती आफत से निमटने का आपकी पॉलिसी ज़रूर होती है। देखिए, हमें बताना चाहिए कि हम एक सॉवरन कंट्री हैं और हमें इन चैलेंजेस से निमटने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने की जरूरत है। जदीद तकाजों से हम किनार होने की जरूरत है। NDMA PDMA आपने देखे कि जब सैलाब आ जाते हैं तो उसके बाद उस तबाही को रोकने के लिए आपने फंड्स इकट्ठे करने शुरू करने हैं, ये आपका काम है। आपको पहले से पता होना चाहिए, आप इतनी टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए कि सैलाब आने से पहले आपको वो जो खतरनाक तरीन इलाके होते हैं उनको, लोगों को वहां से निकालना है, नकल मकानी करवानी होती है। आपको सैलाब से निमटने के लिए पहले से इकदाम करने चाहिए। एनवायरमेंटल चेंजिंग्स जो हैं, जो कोई पहली मरतबा नहीं है, दुनिया भर में ऐसा है। इस पर आपको काम करने की जरूरत थी, गो कि आपने काम नहीं किया, आपको काम करना चाहिए था। आपने स्मोक की बात की, मुझे हैरत होती है। मैंने कहा चलिए गवर्नमेंट रायमा तो हमवार कर सकती थी इश्तिहारात के जरिए, जो वो अपनी कैंपेन चलाते हैं वो तो लोगों को बता सकते थे। चलिए ये भी ना करते, जो हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, कम से कम उनमें एक अलग से काउंटर कायम करते, इन स्मोक ज़्यादा लोगों को जो आंत की, आंखों की, सांस की, मैदे की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं उनको ट्रीटमेंट तो कर देते।
वो भी नहीं कर सके। चलिए आप फिर वहां पर जो लोग जिनके कारोबार तबाह हो रहे हैं, आप अल्टरनेटिव उनको प्लान दे देते, वो भी नहीं कर सकते, तो कम से कम मुझे बताइए फिर आप बाहर जाकर ये तो नहीं कह सकते कि इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, 3000 नदी नाले जो है पाकिस्तान से गुजरते हैं, उनसे बड़ा नुकसान हो रहा है, सबको पता है। ये आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए। अब मुझे यहाँ पर एक अजीब सी बात करने को बड़ा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर से आप जिस तरह की मर्जी दुनिया भर की तकारीर करवा लीजिए, आप मैनेजमेंट तो देखिए आपने क्या की है, आप क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ। आपको सियासी इस्तेहकाम लाना है, आपने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम करने हैं, ठीक आपने है जमहूरियत ठीक है को अनवर साहब, ये मजबूत करना है, मैं चाहती हूँ वो कि काम भी स्पेसिफिकली करने दीजिए। स्मोक के हवाले से इस पर करें, क्योंकि ये आपका मेरा हम सभी का मसला है, हर एक घर के फर्द का मसला है। रिजवान रज़ी साहब, क्या मतलब यानी कि एक्सपेक्टेशंस थी आपकी ये COP 29 के इजलास से? मतलब हम कब तक दूसरों के ऊपर अपना किया डालते रहेंगे? हम दूसरों के ऊपर नहीं डाल रहे, ये हम नहीं कह रहे। ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रिपोर्ट पेश हुई थी, उसके अंदर ये बताया गया था कि डेवलप वर्ल्ड की गलत कारियों की वजह से जो मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं, उसके अंदर ये तबाहियां फिर रही हैं। और पाकिस्तान जो था वो उस तबाही के नतीजे में मुतासर होने वाले टॉप 3 कंट्री के अंदर शामिल था। सही। और उसके लिए एक फंड बनाया था अक़वाम मुत्तहिदा ने IMF की ज़ेरे निगरानी, जिसके इजलास में पिछले दिनों हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब रमदे साहब भी गए हुए थे, और हमने $1 अरब का वहां पे वाउचर डाल भी दिया है कि ये तो जनाब आप फौरी तौर पे हमारे हवाले करें, क्योंकि फंड अक़वाम मुत्तहिदा ने जनरेट किया। असेसमेंट करने के बाद हमने $3 अरब की असेसमेंट हमारी मंजूर हो गई है, उसमें से $1 अरब हमने लिया है या लेना है। ये हम कोई बैगिंग नहीं कर रहे, ये हमारा राइट समझ के कि आप वो इकदामात करेंगे जिसके नतीजे के अंदर, देखिए हमने एनवायरनमेंट को बड़े धड़ल्ले के साथ तबाह किया। हमने 1 अरब दरख्त का 3 साल तराना गाया है, और उसके बाद जिस दिन हमारी हुकूमत खत्म हुई उस दिन 257 जगहों के ऊपर आग लगी, और हमने सीने पे हाथ मार के कहा कि सारा 1 अरब दरख्त सड़ गया। मेरा मतलब है कि हमने भी एनवायरनमेंट के साथ कोई कम हरकत नहीं की हर दौर के अंदर। मैं जो इसमें कह रहा हूं कि ये जो तासुर ना जाए कि हम कोई बैगिंग करने गए हैं या बैगिंग बाउल लेके गए हैं, क्योंकि हम इसके अंदर मेजर रेसिपिएंट होंगे। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने कार्बन क्रेडिट इंट्रोड्यूस करवाया था। कार्बन क्रेडिट जब बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर जाके कहीं बंद हुआ है। अदरवाइज वो कहते थे कि आप अपना ये ना जलाइए, लकड़ी या इस तरह की कोई चीज ना जलाइए या पेट्रोल ना जलाइए, उसकी बजाय रिन्यूएबल एनर्जी के से आप उसको रिप्लेस करेंगे, तो हम आपको इतना इनाम के तौर पे, क्रेडिट के तौर पे देंगे कि आपने कार्बन जनरेट नहीं किया। तो उसको भी हमारी तबका शराफिया ने मिसयूज किया। अगर वो भी बंद ना होता तो वो भी अच्छी बात थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए इस वक्त ये मेरे सामने नासा की तरफ से 3 तस्वीर कल हमने डिस्कस किया था जी। तो उसके बाद हमारे एक दोस्त ने मुझे भिजवाई है अमेरिका से, और इसके अंदर जो अमीशन है वो अमीशन जो है हमें इंडियन पंजाब तक महदूद नजर आ रही है। बॉर्डर के इधर अमीशन पॉइंट नहीं है, लेकिन इंपैक्ट पॉइंट जो है वो हमारा मुल्तान और फैसलाबाद तक गया हुआ है। मैं आपको भी भेजूंगा, और अपने भाई जो हैं हमारे इस्लामाबाद वाले, हाँ, उनको भी भेजूंगा, तो आप इनसे ले लीजिए। ये इस वक्त रीजन का मसला है, एक्सक्लूसिव टू पाकिस्तान नहीं है। हुकूमत को ज्यादा तेजी से इस पे तवज्जो देनी चाहिए, एनवायरनमेंट के मिनिस्टर को भी इसके ठीक है। ऊपर इमरान याकूब साहब, कितनी संजीदगी नजर आ रही है हुकूमत की? क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं। देखिए बात ये है कि फौरी तौर पे जो हो सकता है ना, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ बतौर वजीर आज़म इसमें अपना फाल किरदार अदा कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए हम हर बंदे ने ना अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाना होता है। ये उनका डाला हुआ गंद है। अब वो शोर मचा के मिन्नतें करके उनकी तवज्जो दिला के यही कर सकते हैं कि उनको कोई भाई दियो कुछ असी अपना मामला ठीक करिए, क्योंकि आपके पास तो अपनी सेहत के लिए, तालीम के लिए पैसे नहीं है, तो आप स्मोक का क्या करेंगे? यहाँ 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, तो आप स्मोक पे कहाँ से बजट लाएंगे? मामला ये है कि ये जो चीज़ें हैं, अब फिर बात वही आ जाएगी, आप इस पे बात करेंगी। हुकूमत जो है हर काम हुकूमत के करने वाला नहीं होता। हुकूमत सारा धुआं हुकूमत ही तो नहीं फैला रही। क्या ये तय है कि हुकूमत ही आके मना करेगी तो हम ये जो है ना धुआं छोड़ने वाली गाड़ी बंद करेंगे? क्या मेरा और आपका ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी सोसाइटी को साफ रखने के लिए करें? दूसरी बात ये कि आपने जिस तरह से शहरों को तबाह किया, हर साल में लाहौर
और इसके मज़ाफात में 150 एकड़ जगह कम हो रही है। क्यों कि आपने शहर को उस तरह से फैला दिया कि आपने ग्रीन इलाका जो है उसको ब्राउन कर दिया, आपने हर जगह पे हाउसिंग सोसाइटियां बना दी, आपने वहां पे आबादी बेहंगम इतनी फैला दी कि आपके पास है नहीं। अब मामला ये है कि जब इस तरह से होगा, आपकी ग्रीनरी नहीं होगी, आपके पास इस तरह के इक़दामात कोई नहीं होंगे। हम अपने घर पे कोई 10 करोड़ लगा देता है, कोई 20 करोड़ लगा देता है, कोई 5 करोड़ लगा देता है, लेकिन जो घर बनाने के दौरान आपके सामने सड़क खराब होती है उस पर कोई 2000 नहीं लगाता कि मेरे घर की तामीर में ये खराब हुई है, चलो ये इसको सही करके 2 दरख्त ही लगा दूं। अगर हम सिर्फ अपना इतना ही काम कर लें कि अपने घर के बाहर ही 2 दरख्त लगाना शुरू कर दें। को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखे हुए उसकी तो अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, और खुद भी अकाउंटेबल होना चाहिए। वक्त खत्म हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।